नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच है प्रहलाद कुमार जी, जो कि 64वीं बीपीएससी परीक्षा में ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रहलाद सर जी से। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बीपीएससी में सफलता प्राप्त की और उनकी स्कूली शिक्षा किस प्रकार से थी, उनकी रणनीति क्या थी, कैसे उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक की तैयारी की। तो चलिए जानते हैं प्रहलाद सर से। चलिए बताइए सर कि आप स्कूली शिक्षा कहाँ से प्रारंभ किए और कैसे बीपीएससी की तरफ आपने रुख किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मैं ईटी एकेडमी कैरियर कंचन परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें इतना ऑनर दिया कि आप आएँ और उनके छात्रों को मार्गदर्शित करें, और तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। मैं बाढ़ जिला पटना का निवासी हूँ और एक छोटे से परिवार से मीडियम लो परिवार जिसको कह सकते हैं उनसे वहाँ से आता हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा अपने गांव से ही भगवानपुर हाई स्कूल बाढ़ से किया है, और कॉलेज मैंने NS कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन मैंने मैथ ऑनर्स से किया है। उसके बाद 2007 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और 2008 में मैं भारतीय रेल में TTE के पोस्ट पर चयनित हो गया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग कानपुर सेंट्रल में हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ देखा कि हमारे जो मित्र थे वो तैयारी करते रहे, और मेरे भी ये चाहत थे कि नहीं, जिस तरह से मेरी पढ़ाई हुई है मैं इस पद के लिए नहीं हूँ, मुझे कहीं और जाना होगा, और जो मेरे अंदर जो क्षमता है उसका उपयोग यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो हमने उस समय तैयारी करनी शुरू कर दी थी और SSC में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर चयनित हुआ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार में। परंतु उसमें मैं नहीं जा पाया क्योंकि दिल्ली जैसा शहर में उस छोटे से पद पे हमें वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि इसमें मैं अपना सही समय महसूस नहीं कर पा रहा था कि मैं इसमें ज्वाइन करूं, तो उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमने सिविल सेवा की तरह ध्यान रखा, और उसी बीच में सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई और 2014 में मैं सचिवालय सहायक के रूप में पटना सचिवालय में अंतिम रूप से चयनित हो गया। 2014 में जब मैंने सचिवालय में आया तो यहाँ पर सचिवालय में IAS मंत्री और बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा। उनकी जो बात करने का ढंग है, उनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, उनका जो रहन सहन का तरीका है, बोलने की जो शैली है, ये सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ। काफ़ी प्रभावित हुए आप उससे। जी उसके बाद मैंने सोचा कि अरे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। अभी हम सचिवालय सहायक के पद पर हैं, तो यहाँ पर मैं फाइल डील करता हूँ और ऑफिसर्स की सहायता करता हूँ, मेरा ये काम है। तो क्यों ना हम ऑफिसर्स बन करके अपने क्षेत्र में जाएं और बिहार के लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरे मन में आया और मैं इसमें इंटरेस्टेड हुआ। तभी मुलाकात मेरे एक मित्र हैं उत्तम जी, सब लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानता है हमारी सारी टीम। तो उत्तम जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप आइए, कैरियर कंचन में आइए और हमसे जो होगा हम आपका सहायता करेंगे। और वो मतलब कहिए कि वो मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे बड़े भाई की तरह आए और हमको यहाँ पर लाए, इस कोचिंग से जोड़े। फिर यहाँ पर हमें एक ऐसा प्लेटफार्म मिला ताकि मैं अपना इसमें तैयारी कर सकता था। यहाँ की रणनीतियाँ काफ़ी अच्छी थी, यहाँ के फैकल्टीज थे, उमेश सर थे, उत्तम जी स्वयं पढ़ाते हैं वो थे। तो उनके अंदर ये ऐसा क्वालिटी है कि वो किसी चीज़ को इतना अच्छा से बताते हैं कि वो आपका वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ हमको इसमें से जुड़ा और ये हमको बहुत मतलब इसका बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और फिर इस कोचिंग में ये क्या है कि आप अगर तैयारी कर लिए, आपका क्लास हो गया, आपको सब टॉपिक बता दिया गया, फिर उसका आपको टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि आप स्वयं का अपना आकलन कर सकते हैं कि हाँ, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा, कितना आपका स्कोर है। कहने का मतलब कि आप कितने पानी में हैं वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कराई जाती है फेयर से, और बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ यहाँ कराया जाता है। तो ये सब जब मैं इस कोचिंग से जुड़ा तब हमको लगा कि नहीं, मैं इसमें कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा है और मैं ज़रूर करूँगा। उसमें मैं उत्तम जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके बदौलत मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी। और ये कैरियर कंचन परिवार है जो कि समर्पण भाव से लोगों की मदद कर रहा है, लोगों को एक रोजगार प्रदान कर रहा है।
इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप गरीब घर के बच्चे हैं तो आपको इसमें एडमिशन नहीं होगा इस कोचिंग में, या इस कोचिंग में से आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे कोचिंग्स में भी हमने देखा है कि ज़्यादा डिमांड होता है और वो मतलब सोई टाइप का रहते हैं। हाँ, ठीक है, काफ़ी सोई हैं, उसमें घुसेंगे तो जिससे लगेगा कि आप एक बहुत बड़े ग्रैंड होटल में आए हैं। ये तरह तो ये सब यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये अच्छी कोचिंग है और ये लोगों को ज़मीनी चीज़ बताते हैं। ठीक है, जो धरातल जो आता है एग्जाम में वही चीज़, अब जो पढ़ना है केवल वही चीज़ बताते हैं। ज़्यादा सोई नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस हिसाब से ये कोचिंग बहुत अच्छी है। ये कोचिंग मेरे सफलता में बहुत मतलब एक आधार का काम किया है। मैं जब इस कोचिंग से जुड़ा तभी मैं पढ़ना शुरू किया, तभी मैं सिलेबस के बारे में जान पाया कि मेरा पीटी का सिलेबस क्या है। या टेस्ट दिया, लोगों से डिस्कशन किया, क्लास ख़त्म हो जाता था फिर आता था। सर उत्तम सर रहते थे और लोग हमारे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, सब लोग रहते थे। हम लोग डिस्कस करते थे, सेट बनाते थे, प्रैक्टिस सेट करते थे, उसकी जाँच होती थी। तो इस टाइप से अपने आप को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव किया। फिर मैंने पीटी निकाल लिया। उसके बाद मेंस के लिए, मेंस का जैसा कि आप अवगत होंगे कि बीपीएससी का जो ये एग्ज़ाम है वो राज्य की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें आप एक ऑफिसर बनते हैं और आपके अंदर जो सपना है कि नहीं हम लोगों की भलाई कर सकें, लोग हमको जाने, मेरी लोकप्रियता बढ़े और हम अपने हाथ से मतलब किसी गरीब को, किसी जो नीडी वर्ग है उसको हम कुछ मदद कर सकें, तो ये आपको करने का अपॉर्चुनिटी आपको इसी सेवा में मिलता है। तो इसमें इस तरह से जब ये इस तरह से आपको जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो इसके लिए इसका एग्ज़ाम भी उसी तरह से भव्य है, मतलब ग्रैंड एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 चरण होते हैं, सभी जानते होंगे। पीटी होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया। उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होता है जो कि इसका सबसे बड़ा नींव है। अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। और एक होता है व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार। वो लास्ट चरण है जिसमें कि मेडिकल वेरिफिकेशन सब कुछ उसी में हो जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि आप अगर ऑफिसर हैं और कहीं पर आपको किसी पब्लिक डीलिंग करने के लिए भेजा गया तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, लोगों को आप लोगों को आप संबोधित कर सकते हैं कि नहीं, उसको आप अपने जो चाहते हैं वो उससे करा सकते हैं कि नहीं, ये आपकी काबिलियत है कि नहीं, ये आपको व्यक्तित्व परीक्षण में देखा जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ मेंस की। तो मेंस में उत्तम सर ने ही मुझको गाइड किया कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखिए सर, क्योंकि इसके पहले मैं इतिहास से पढ़ रहा था। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन में इतिहास सब्जेक्ट? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा मैथ ऑनर्स रहा था। हाँ, लेकिन मैं मैथ ऑनर्स रहा था। और चूँकि मैं अपने दोस्तों के साथ में पहले सचिवालय के अपने ऑफिस में ही कुछ लोगों के साथ बैठ कर डिस्कस करते रहता कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे करें। पहले से था जिस समय उत्तम जी ने हमको इधर नहीं लाया था, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि तो उसमें कुछ और दोस्त थे जो तो उन्होंने बताया कि आप इतिहास लेकर के पढ़िए, क्योंकि वो खुद इतिहास पढ़ते थे। तो इतिहास और LSW हमने रखा था 56-67वीं में। तो उस समय 2 ऑप्शनल हुआ। हाँ, उसमें 2 ऑप्शनल हुआ करता था, तो उसको मैंने रखा था और उसको सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हुआ। पीटी पास किया था, लेकिन सिलेक्शन से मेरा 70 नंबर छूट गया था। ठीक है, तो उसमें से मेरा नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं हुआ भाई, ऐसा क्या रह गया। तो फिर उत्तम जी हमसे मिले और उन्होंने कहा कि देखिए आप जो सिलेबस सब्जेक्ट का चयन किया है वो बहुत, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप सिलेबस देखे नहीं हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके और सोचते हैं कि हाँ, तो इसको आप जो है इस ऐसा सब्जेक्ट ना रखिए, आप ऐसा सब्जेक्ट रखिए जिसमें कि आपको GS का भी कुछ कवर हो जाए और आप जिस ग्राउंड में नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे आप हैं, आप सचिवालय में हैं, वहाँ पर पूरा राज्य व्यवस्था आपका नज़र में है। मंत्री होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो आप इस चीज़ से अगर आप मिलता जुलता सब्जेक्ट रखेंगे तो आपका अंदर से वो जानते रहेंगे ना, तो आपको अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे। तब उन्होंने कहा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, इसमें जहाँ तक होगा हम आपको मदद करेंगे, कुछ आपको बढ़ाएंगे भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा थ्योरी वगैरह है जो आप बिना पढ़े उसको आप नहीं समझ सकते हैं, उसको समझाना पड़ता है। तो मैंने मेंस की तैयारी करने के लिए मैंने लोक प्रशासन रखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर से एक ही पेपर अब होता है, लोक प्रशासन रखा केवल। और शायद ये 60 से 62वीं से एक ही पेपर हो रहा है। ठीक है,
56 तक 2 पेपर होते दो थे। ऑप्शनल पेपर उसके बाद होते से थे। सिलेबस पैटर्न बदल गया, तो 60 से 62 से एक ही ऑप्शनल रखना रहता है। 300 मार्क्स का। हाँ हाँ, तो उसमें एक ऑप्शनल पेपर लोक प्रशासन रखा और 2 पेपर जीएस का भी होते हैं इसमें मेंस में, जिसमें कि 300 मार्क्स उसका जी, होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्य परीक्षा जो इसकी होती है वो 900 अंकों की होती है, जिसमें कि 2 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं जो जिसको सभी को देना होता है, जी। और एक होता है आपको ऑप्शनल जो कि आपका अपनी सब्जेक्ट है, उसमें आप स्वयं उसका चयन करते हैं। तो इस टाइप से आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वहाँ मेंस में आप देते हैं। तो मैंने मेंस का एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे करियर कंचन में और इसके जो ग्रुप हैं, इसके जो टीम है, वो उनके सानिध्य में तो पहले से ही था। तो उन्होंने मेंस के लिए रणनीति बनाई कि किस तरह से मेंस करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया कि आप सिलेबस को पहले देखा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखा कि भाई प्रीवियस में किस तरह से आते हैं जीएस में। तो जैसे जीएस 1 की अगर बात करें तो जीएस 1 में आपका प्रथम सेक्शन में हो जाता है इतिहास और मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है पहला उसमें। सेकंड में हो जाता है आपको करंट अफेयर्स, और तीसरा में आता है स्टैटिक्स, मैथ का पोर्शन होता है तीसरा में। 72 मार्क्स। हाँ, तो हमने ये देखा कि हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है, ऐसा सिलेबस क्या है। तो इसका हिस्ट्री का सिलेबस बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। मतलब आपको आर्ट्स पढ़ना है, पाल कला, मौर्य कला, पटना कला, मधुबनी, ये पढ़ना है। आपको ट्राइबल रिवॉल्ट्स पढ़ना है, जैसे आपको बिरसा पढ़ना है, संथाल विद्रोह पढ़ना है, बिहार का फिर 1857 क्रांति पढ़ना है। तो बहुत शॉर्ट सिलेबस है, तो सिलेबस को इसमें कवर कर लेना है। उसके बाद आपको आता है करंट अफेयर, जिसका कि बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। उसमें आप उसको बांध के नहीं रह सकते हैं। उसमें आपको करंट इशू जो भी अभी मतलब हॉट टॉपिक है उसको आपको ध्यान में रखना है, नजर बना के। हाँ हाँ, उसी को तैयारी करना है। जी, जी। अब एक स्टैटिक्स का आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण हम उसको मानते हैं। यहाँ पे कोचिंग में भी हमको बताया गया कि देखिए स्टैटिक्स में क्या है कि आपको 72 नंबर्स होते हैं, 4 सवाल होते हैं, 2 सवाल करने होते हैं उसमें। अगर आप स्टैटिक्स को ठीक से कर लेते हैं तो आपको 72 का 72 अंक आपको संपूर्ण मिल जाएगा। इसलिए आप फोकस करें कि स्टैटिक्स को ठीक से करें, उसके बाद इतिहास को ठीक से करें, क्योंकि इतिहास में आप जानते हैं वो सब चीज़ सेम ही है, उसमें कुछ डायनामिक है नहीं करने का। तो ये सब सारी चीज़ें कोचिंग में गाइड की गई और इसके लिए वैसा माहौल बनाया गया और उसी तरह से हम लोग को तैयारी कराई गई यहाँ पे। और हम लोगों ने खूब आपस में भी डिस्कशन किया इसके बारे में, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन किया। कोचिंग क्लासेस के बाद बैठ के हम लोग इस पर डिस्कशन किया, टॉपिक दिया गया, टॉपिक देते थे, लोग तैयार करके लाते थे और वो बताते थे। तो इस तरह से इसकी तैयारी हो गई। स्टैटिक्स के लिए हमने उसमें आप रोज़ एक सवाल बनाएं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का सवाल देख लीजिए, उसको रोज़ एक सवाल बनाएं। या स्टैटिक्स में इसका जो लेवल की बात करें तो इसके में 10th लेवल का ही रहता है और ज़्यादा इसमें है नहीं। तो अगर आप रोज़ 10th लेवल का भी मैथ से अगर आप बनाते हैं, जिसमें कि आपको पाई चार्ट हो, डायग्राम हो, उस टाइप का जो सवाल रहते हैं, परसेंटेज वगैरह हो, हाँ बेसिक टाइप के हैं, आपको औसत का ये सब का रहता है। तो उसका अगर आप बनाते हैं तो उससे आप स्टैटिक्स कवर कर सकते हैं। बाकी कोचिंग में आने से ये होता है कि आपके ऊपर एक दबाव रहता है कि नहीं हमको इतना करना है, क्योंकि यहाँ पे सर लोग का डर रहता है, नहीं करेंगे तो सर गुस्सा होंगे, करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोचिंग, हाँ कोचिंग, ये चीज़ प्रेशर आपको क्रिएट करने में कोचिंग जो है बहुत मदद करती है। तो हमारा ये जो करियर कंचन परिवार है ये इसमें बेस्ट है मेरे हिसाब से, और ये बहुत अच्छा से तैयारी कराया हम लोगों को। और आज मैथ भी हम बना सकते हैं, मैथ बनाया हमने, उसमें एग्ज़ाम में मैथ बनाया। अब सेकेंड पेपर की बात किया जाए तो GS 2 में आपको उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है आपको राज्य व्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी, जिसमें कि भारत की और बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में प्रश्न रहते हैं। और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सेकंड सेक्शन में, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका विकास, उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है, उसका बिहार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है और यहाँ की मतलब किस तरह से आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, इसके इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारे सवाल उसमें रहते हैं। उस एग्ज़ाम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसको बताएं जी। तीसरा सेक्शन होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, जिसमें कि माना जाता है कि विज्ञान ने अभी हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ईजी कर दिया है। जैसे कि अभी का देख लीजिए, अभी कोरोना के समय में हम लोग क्या है तो घर में बंद रहते हैं,
अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं होता तो हम लोग आपस में नहीं जुड़ पाते। अब बच्चे घर में बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो इसी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी जो हमारे लाइफ को बहुत ही आसान बनाता है। तो इस तरह से इसी ढंग से कुछ क्वेश्चन उसमें होता है कि भाई ये समस्या है, तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी किस ढंग से सॉल्व करेगा इसको, अब ये बताइए। भारत का कुछ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, तो इसका सिलेबस भी मतलब फिक्स है कि भाई एटॉमिक एनर्जी से सवाल रहेंगे ही, सौर ऊर्जा से सवाल रहेंगे, मतलब एनर्जी से सवाल रहेंगे ही, आपको प्रदूषण से सवाल रहेंगे ही, ठीक है, आपको आपदा प्रबंधन से सवाल रहेंगे ही, नैनो टेक्नोलॉजी से सवाल रहेंगे ही, ठीक है, जल प्रबंधन से सवाल रहेंगे। तो इस टाइप से आपको साइंस टेक्नोलॉजी में भी सिलेबस जो छोटा ही है और वो लिमिट है, वो भी आप कर सकते हैं। पेपर सेकेंड में अगर आप कहीं आपको कठिनाई होता है तो वो होता है आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। जी बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है, और उसमें जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, समृद्धि हो गया, सतत विकास हो गया, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में आपको मतलब एक स्तरीय जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कि आप उसको ठीक से अच्छा से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप से तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए आपको कोचिंग में अच्छा से तैयारी करा दी जाती है। और अगर आप लगे हुए हैं, मतलब आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं हमको ऑफिसर बनना है, हमको अपने आप को राज्य के लिए कुछ करना है, लोग समाज के लिए कुछ करना है, तो आप लगे हुए हैं, उसमें आपको कोचिंग बहुत मदद करती है। इसमें और कोई बात तो ज़्यादा है नहीं। चलिए, तो प्रहलाद जी आप बताएं कि बीपीएससी की तैयारी में एक शिक्षक की कहाँ तक की भूमिका होती है, आप हमारे छात्रों से बताएं। देखिए, शिक्षक हैं जिसको हम लोग जो अपने भाषा में गुरुजी कहते हैं, वो एक मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है, करना हम ही को है जी। वो बताते हैं, वो आपको ये गाइड करते हैं कि देखो आप इस रास्ते से चलोगे तो आप जल्दी सक्सेस पाओगे जी। क्योंकि अगर आपके पास टीचर नहीं है, आपके पास वो कोचिंग और ये इसका मार्गदर्शक नहीं है, तो आप भटक सकते हैं, ठीक है। जो सफलता आपको 1 साल में मिलेगी वो 5 साल लग जाएगा, और अब अन्यथा ऐसा चीज़ पढ़ लेंगे जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो आपको सटीक चीज़ पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इन लोग का लिमिट है, बीपीएससी का सिलेबस लिमिट है, तो उसमें आपको सटीक चीज़ कौन पढ़ाएगा, आपके पास जानकारी होगा तभी ना। तो उसमें आपको एक टीचर जो है उसको गाइड करते हैं। टीचर का काम ही अनुसंधान करते रहना, कोचिंग का काम है कि किस तरह से वो अनुसंधान करे, उनका वो पेशा भी है, उनका पेशा भी है। हाँ, वो सोचते हैं कि नहीं हम किस तरह से पढ़ाएं, क्या क्या भी इशूज़ चल रहे हैं उसके बारे में बच्चों को बताएं ताकि वो परीक्षा में आ जाए। तो इस तरह से वो मतलब आप एक कहिए कि आप एक मिट्टी हैं, गीला हुआ मिट्टी है, उसको आप सेप प्रदान करता है, जो टीचर हों सेप प्रदान करते हैं, तभी आप उपयोगी हो पाते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप मिट्टी हैं, गीला है, आपको कौन पूछ रहा है, नहीं पूछेगा, लेकिन वो कोचिंग में ही आपको सेप प्रदान किया और आप राज्य के लिए, समाज के लिए एक उपयोगी साधन हो गए। तो ये है टीचर की महत्ता है। तो आपकी भविष्य में इसको लेकर के क्या रणनीति है, आगे आप क्या करने वाले हैं इस क्षेत्र में, वो हमारे छात्रों को बताएं जरा। देखिए, ये पद तो वास्तव में एक गरिमामय पद है। आप प्रखंड में हैं, ब्लॉक का SC/ST कल्याण के एक ऑफिसर हैं, उस लेवल का ऑफिसर हैं, तो ये अच्छी पद है। और इसमें अगर आप जाते हैं तो आप कमज़ोर वर्ग के लोग जो भी हैं उनका आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि संविधान में ही इनको SC/ST वर्गों को प्रोटेक्शन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है कि भाई ये जो है सदियों से दबे कुचले लोग हैं, इनको आरक्षण नहीं जब तक देंगे तब तक ये समानता जो होता है ना, इक्वलिटी में नहीं आ पाएंगे, ये समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। तो आप इस पद पे रह करके आप इसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। वो गरीबी है तो उनको आप लोन दीजिए, भाई तुम ये कर लो, तो ये कर सकते हैं। आप रोज़गार दे सकते हैं, उनका हेल्थ सेक्टर में सुधार कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेवा करने का सबसे बड़ा एक ओहदा है, और इसमें नो डाउट कि अच्छी सेवाएं हैं। और मैं ये चाहूँगा कि जब मैं फील्ड में रहूँगा तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊँगा लोगों को कि भाई आप आइए, हमसे जितना सहायता हो सके लें। मैं फील्ड में जाऊंगा, देखूंगा। अभी भी आप पेपर अखबार में देखते होंगे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है उनके साथ दुराचार की घटनाएं होती रहती है। जैसे अभी पूर्णिया की घटना आपने देखा कि किस तरह से उनके घरों को जला दिया गया, बच्चे थे, महिलाएं थी, वृद्धा थी, जला दिया गया, प्रशासन मौन रहा,
सब कुछ हो जाने के बाद प्रशासन पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि नहीं, आपस में आप अगर इस पद पर हैं और वहाँ जाते हैं तो आप इन लोगों के लिए कुछ कर सकें, लोगों को मुख्य धारा में ला सकें, उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। क्योंकि जब तक वो बराबरी नहीं रहेंगे वो सदियों से दबे कुचले थे और दबे कुचले रहेंगे। इसलिए आपको उसको कहना कि नहीं, बच्चे को तुम काम नहीं कराओ, पढ़ाओ। देखो सरकार ये दे रहा है, हमारा SC/ST कल्याण विभाग सचिवालय में है, वो आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटी दे रही हैं। आप बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? आपका कस्तूरबा थी स्कूल खुला हुआ है, उसमें भेजिए, वह मदद करेंगे, छात्रवृत्ति देंगे हम लोग। कोई SC/ST प्रति अत्याचार होता है उसमें आप रहेंगे तो उसको आप SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना उसमें आप दे सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। ये अवसर इस पद में मिलता है और अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगा कि मैं इसमें कर पाऊँगा और लोगों से जुड़ूँगा। और जी तो आपकी तैयारी के दौरान आपके बीच क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया, आप मेरे छात्रों को बताएं। क्योंकि छात्र परेशान रहते हैं, बीच बीच में उन्हें ऐसी समस्या आती है जिससे वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो आप मेरे छात्रों को बताएं कि आपके पास जो चुनौतियां आईं, जो समस्या आईं, आपने उनका समाधान कैसे किया। क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में थे और जॉब में रहने के बावजूद आपके पास समय का काफ़ी अभाव रहता होगा और हमारे कई छात्र भी जॉब में हैं। तो आपके उसके लिए आपका क्या संदेश है, कैसे वो जॉब में रह करके तैयारी कर सके, आप उसे बताएं। देखिए, ये एग्ज़ाम मतलब वन लाइनर तो नहीं है कि आप इसको इजी में लें और निकाल लें, ऐसा नहीं है। इसमें एक आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आप धैर्यपूर्वक रहें। मेरा भी 56 में नहीं हुआ था तो मुझको बहुत लगा कि अरे यार मेरे दोस्त सेलेक्ट हो गए और मैं रह गया। तो अंदर से टूट जाता है इंसान, अरे नहीं हुआ, क्या करें, नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं, हम कुछ ही नंबर से रहे होंगे क्योंकि हमने मेंस दिया है, ये दिया है। और जहाँ है आपको जो बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उनके सामने समस्या आती है। वो चाहते हैं कि भाई हम तैयारी कहाँ से करें, क्या पढ़ें। मतलब सबसे बड़ा दुविधा यही होती है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें भाई। इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, 3 को फेज़ है, क्या पढ़ें, लुसेंट पढ़ें क्या NCERT पढ़ लें कि क्या पढ़ें भाई। ये दुविधा रहता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले तो आप ये प्रण कर लीजिए कि नहीं, हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, चाहे कितनी समस्या आ जाए मैं इस पर पीछे नहीं हटूँगा। आप इसको प्रण कर लीजिए आप। उसके बाद अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप कोचिंग चले जाइए। कोचिंग में सर लोग आपको माइंड वॉश करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। देखिए उसका ये तरीका है भाई, सब चीज़ मत पढ़ो, जो सिलेबस में उसको पढ़ लो, ठीक है। आप लुसेंट पढ़ना चाहते हो, लुसेंट पढ़ लो, लुसेंट से क्वेश्चन आता है। आप वो टीचर ही आपको बता पाएंगे ना कि देखिए जो पिछला 10 साल का रहा है उसमें पूछा गया कि 20 से 30 क्वेश्चन साइंस से आता है, तो ऐसा करो तुम साइंस का कित पढ़ लो। तो साइंस में तुम NCERT पढ़ सकते हो, नहीं उसको पढ़ना है तो आप लुसेंट भी पढ़ सकते हो साइंस का, ठीक है। लुसेंट पढ़ लीजिए, वो भी आपको ठीक रहता है। आपको इतिहास में 25 से 30 क्वेश्चन आता है तो इतिहास पढ़ लीजिए। आपको लुसेंट का भी इतिहास देख सकते हैं, उसका भी पढ़ लीजिए, उसका आप डिस्कस कर लीजिए। और वो कोचिंग में वो माहौल मिलता है कि आपको सारा चीज़ सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा दिया जाता है, आपसे वो करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप अकेले हैं, सेल्फ नहीं हो पा रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कहाँ शुरू करें, तो आपको क्या कहते हैं कि बच्चों को हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, तो कोचिंग कहता है ऐसा करो, तो खड़ा हो जाओ, चलो। जब आप चलने लगते हैं तो फिर आपको कोचिंग आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर वो गाइडर हो जाते हैं, ठीक है, गाइड करते हैं आपको और आप खुद चलते हैं। तो इस तरह से आप पहले ये करें। समस्या तो आएंगे ही, नो डाउट समस्या आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो तैयारी करते हैं अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश के होते हैं और उनकी उतनी है भी नहीं, आर्थिक क्षमता भी उतना नहीं होती कि भाई वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग जाएं, वो तैयारी कर। वो चाहते हैं कि फी भी इतनी हाँ, एफर्ट नहीं कर पाते हैं, परेशानी होती और उनको रोजगार चाहिए सबसे पहले, उनको एक सर्विस चाहिए ताकि वो अपना ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें, ठीक है। तो वो उनको समस्या तो रहेगी ही, उनका स्कूली शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हुआ रहता है। तो ये सारी समस्या आती है, उसको आप अच्छे से समाधान कर सकते हैं अगर एक अच्छी कोचिंग आपको मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए और वो आपको ठीक से समझाए कि नहीं आप ये पढ़ लीजिए, इतना घंटा ये पढ़िए, इतना घंटा ये पढ़िए, तो ये कर ले। यही बात मेरे साथ भी रही, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं मध्यम श्रेणी का हूँ। मेरे पिताजी कोई नौकरी में नहीं थे, वो एक गरीब थे, मजदूरी ही करते थे,
लेकिन उन्होंने पढ़ाया, हम पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं अपने पापा को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जी। उन्होंने दिखाया कि नहीं ये बेटा पढ़ने वाला है, इसको कुछ भी करके इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वो चलने के लिए सिखाया, बाकी मैं स्वयं चलते गया। समस्याएं आई, उसको मैंने फेस किया, हारा भी, फिर पढ़ा, फिर हारा, फिर पढ़ा। इस तरह से आप रुके नहीं, दोस्तों से मदद लें, टीचर से मदद लें, ये है। तो इस तरह से आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी तो उसको आपको फेस करना पड़ेगा और हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है, हिम्मत ना हारें। और जो सिलेबस उसको एक बार देख लें और उसी ढंग से आप उसको करते रहें। तो प्रहलाद जी, हमें आप बताएं हमारे छात्रों को कि जो नए छात्र हैं, जो नए छात्र बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अक्सर उनके मन में दुविधा रहती है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। इसको लेकर के छात्र बहुत परेशान रहते हैं कि अधिक से अधिक कितने घंटे पढ़ाई करें, क्या किए, कैसी रणनीति रखें, क्या रूटीन बनाएं। तो ये सब लेकर के छात्र बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको उसके लिए क्या संदेश है हमारे छात्रों के लिए कि उसे कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, क्या रणनीति से पढ़ना चाहिए, वो आप हमारे छात्रों को बताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं विकास जी कि ये एग्ज़ाम एक बड़ी एग्ज़ाम है और इसमें 3 चरण होते हैं, तो उसी हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि किस ढंग से किस सब्जेक्ट में कितना समय दें। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 12 घंटा लगातार पढ़ें, वो नहीं है। आपको मुश्किल से 6 से 7 घंटा आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आप कोई ज़रूरी नहीं कि 6 से 7 घंटा लगातार ही पढ़ें। सुबह 3 घंटा पढ़ लीजिए, शाम में पढ़ लीजिए। जैसे मैं तो जॉब में था, क्योंकि हमें तो 9:30 से लेकर 6 बजे तक अपना सचिवालय सेवा देना रहता है, ऑफिस जाना रहता है। तो मैं क्या किया कि सुबह पढ़ता था, सुबह 3 घंटा पढ़ लिया, 6 से लेकर 9, 6 से 9 हाँ पढ़ लिया, और फिर तैयार होकर तुरंत भागा ऑफिस। शाम को फिर आकर के हमने पढ़ा, देर रात तक पढ़ा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप, लेकिन 6 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये परीक्षा ऐसी है कि इसमें कमीशन देखता है कि आपके अंदर वो समझ है कि नहीं। मेंस में, खासकर मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेंस में वो देखता है कि आपके अंदर वो समझ है कि नहीं, क्या आप भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि नहीं, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या कार्य है, हमारे यहाँ क्या, हमको क्या राइट दिया गया है, संविधान ने क्या राइट दिया है। तो ये सब चीज़ आपको रटने से नहीं आएगा, वो आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं ठीक से, उसको समझेंगे नहीं ठीक से, तब तक उसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप पढ़ें। आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का सभी वॉल्यूम नहीं पढ़िए, मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में आप क्लास 6 का राज्य व्यवस्था निकाल लीजिए, आप वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मार्केट में नहीं मिलता, ऑनलाइन निकाल लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। तो आप क्लास 6 का पढ़ लें। उसके बाद क्लास 7 का भी 6 खत्म हो गया, तो उसके बाद क्लास 7 का पढ़ लें। लेकिन क्लास 6 खत्म होने के बाद राज्य व्यवस्था मत पढ़ना शुरू कर दें क्लास 6 का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप पॉलिटी स्टार्ट करिए तो पॉलिटी को पूरा कर लीजिए, 6 का पढ़ लीजिए, 7 का पढ़ लीजिए, 8 का पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप 7 का पढ़ रहे होते हैं क्लास, तो उसमें आपको आता है कि देखिए आप क्लास 6 में ये चीज़ पढ़े थे, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे समानता का चैप्टर है, उसमें आप क्लास 6 में पढ़िएगा तो उसमें है समानता का, कि समाज में समानता किस तरह से है। यहाँ हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स अलग हैं, हाँ भाषा अलग है, और गरीबी है, अमीरी है। तो लोग देखते हैं कि समानता कैसे रहेगा, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय बहुत समस्याएं थी। सभी को एक ऐसा संविधान देना था कि तब सभी लोग बराबर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत डिटेल से अच्छी से समझाया हुआ है। तो आप उसको पढ़ लें। लोग क्या करते हैं, सीधे लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव निकालते हैं एल्यूसेंट वगैरह से, जो भी ETC। उसके बाद उसको मेंस जब हो जाता है, मैंने PT पास कर गए, तो मेंस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। हम भी कहते हैं लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने से आपको समझ में बहुत चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत टू द पॉइंट लिखा हुआ है सिविल सेवा की दृष्टि से। वो आपको बच्चा नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले ऑफिसर हैं, और इसी ढंग से लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है। जैसे न्यायिक सक्रियता का चैप्टर लिखा हुआ है, वो 2 से 3 पन्ना में लक्ष्मीकांत खत्म कर दिया है। उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको शुरू में नहीं समझ में आएगा, जब तक कि आपको NCERT उसको नहीं पढ़े रहिएगा। तो आपको बेसिक जो थेफ्ट है, जो आपको नॉलेज है, वो NCERT देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप NCERT पढ़ें, NCERT जरूर पढ़ें। राज्य व्यवस्था का निकाल के पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था का पढ़ लीजिए, एक भूगोल का पढ़ लीजिए, बस ये 3 चीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। साइंस टेक मत पढ़िए, साइंस का नहीं पढ़ना, 3 चीज़ पढ़िए ना, उसमें आपका हो जाएगा। NCERT का ये सब 6 से लेकर 12 तक, नहीं तो 8, 9 तक, तो 10 तक तो जरूरी पढ़ लीजिए।
तो ये एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद आपको मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हैं, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, जो टॉपिक अच्छा है उसमें, मतलब जो आता है, जो सिलेबस में कवर हो रहा है, तो उसको भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपका समझ और डेवलप हो जाए। इकोनॉमिक्स में आपको एनसीईआरटी का एक है, भारतीय क्लास 11 की किताब है एनसीईआरटी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। उसमें जनगणकीय लाभांश, भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के पहले कैसे थी, आज़ादी के बाद कैसे रही, किस तरह से विकास हम लोगों ने किया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ 150 साल शासन कर गया था, वो तो हम लोग को शोषण करके, मतलब कुछ था कहाँ, वो तो बस चला गया, हम लोग पास छोड़ दिया, लो भाई इतनी बड़ी आबादी संभालो इसको। तो वो सारी विकास कैसे हुआ, वो सारा चीज़ उसमें बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से समझाया हुआ है। निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय, क्यों इतना गरीबी है हमारे यहाँ, इतनी आबादी बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें, ये सारे चीज़ उसमें अच्छे से आपको समझाया हुआ ताकि आप समझ जाएं कि निर्धनता क्या है, उसको कैसे लिखना है। तो ये सारे चीज़ है जो कि एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो ज़रूर करें। जो नए बिगनर्स उनके मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास समय बहुत है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी बिल्कुल बच्चा की तरह आपको समझाएगा और उससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। फिर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, कोई पत्रिका पढ़ेंगे, आपको ईजी रहेगा, आराम से आप लिख दीजिएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको साइंस टेक में समस्या आती है कि साइंस टेक में कौन सा बुक रेफर करें, ये दिक्कत होता है। साइंस टेक में लोग जनरली, बहुत से लोग तो बनाते ही नहीं हैं, कुछ भी लिख के चल आते हैं, वो पास भी कर जाते हैं क्योंकि उनका दोनों पोर्शन मजबूत होता है। साइंस टेक में 2 ही क्वेश्चन लिखना है, वो निकल जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, साइंस टेक को भी अच्छा करना चाहिए। तो साइंस टेक में भी अगर कोई बढ़िया सारा किताब है, जैसे हम लोग केबीसी नैनो ही देख लिया था, उसमें भी कुछ चैप्टर हैं। सर्वेश कुमार का निकाला हुआ है सार्थक पब्लिकेशन का, उसमें भी कुछ सारे चैप्टर हैं। जैसे उसमें 4-5 ही चैप्टर पढ़ना है, वो आप पढ़ लीजिए ताकि उसमें आप एवरेज तो कम से कम लिख ही लें, आपसे छूटे ना, या आप बात नहीं बनाएं, उसको कुछ ना कुछ लिखें और उसके आपको कम से कम 50% तो नंबर उसका ले ही आवे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। अब रही इंटरव्यू की बात, इंटरव्यू में आपको कोचिंग संस्थान से हैं, वहाँ पर मॉक होते हैं, आप उसे मौक दें, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा है, ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं यहाँ पे, तो वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, वो उनका बॉडी लैंग्वेज भी ठीक ठाक से नहीं रहता है। अगर वो उनको खड़ा कर दिया जाए कि भाई आप 5 मिनट इस पर बताइए, तो वो नहीं बोल पाएंगे, लिख देंगे लेकिन बोल नहीं पाते। तो ये सारे चीज़ जो आपका व्यक्तित्व का जो उभार करना है, तो वो आपको मॉक इंटरव्यू में जब यहाँ पर होता है, छदम साक्षात्कार जिसको कहते हैं, उसमें हो जाता है। क्योंकि उसमें आपको चेयर पर बैठा कर सामने एक पूरा बीपीएससी के चैम्बर जैसा लुक दिया जाता है, और वहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसी तरह से हमारे फैकल्टीज कोचिंग के होते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं और आपको टू द पॉइंट जवाब देना रहता है। ये चीज़ आप करते करते आप ऐसा हैबिट हो जाता है कि आप जब बीपीएससी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ आपको कुछ कठिनाई नहीं होता है, लगता है कि यार तो मैं तो करके आया था ये सब। तो इस ढंग से आप इस तरह से कर लें। तो ये रणनीति रखें और अपने आप पे भरोसा रखें, सबसे बड़ा चीज़ है। और यहाँ पर भैया ये कहना चाहता हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा, आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा और सही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर में ही पढ़िए, उसको अच्छा से रिकॉल करिए। अब मेंस का समय उसको लिखिए, प्रतिदिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो लिखिए। जैसे मैं प्रतिदिन 2 क्वेश्चन लिखता था, इवन घर पर बैठा रहता तो अकेले भी लिखता था, ग्रुप में भी लिखता था। तो लिखने से होता है कि आप सेंटेंस किस तरह से बना रहे हैं, कहाँ पे आपको कंक्लूजन देना है, किस तरह से कंक्लूजन इफेक्टिव होना है, आपको इंट्रोडक्शन में जो देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ पुट करना है, ये सारे चीज़ रिटन में आपको लिखने से आएगा। आपने जो लिखा तो उसमें सेंटेंस में कहीं गलत तो नहीं हो गया, वो चेक होता है। बॉडी में क्या रखना है, वो सारी चीज़ आपको रिटन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो उसके लिए तो वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मतलब लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है। हाँ, लगातार प्रैक्टिस में बने रहना है और सोचना है कि हमको निकाल लेना है, निकलेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंस से रखना है, हाँ, हिम्मत रखना है, हिम्मत नहीं तोड़ना है। तो प्रहलाद जी, अब हमें ये बताएं कि जो इस बार 64वीं बीपीएससी में असफल हुए हैं, कुछ मार्क्स को लेकर के वे काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है। बहुत हमारे मित्र भी ऐसे हैं, छात्र भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है कि वे अपने बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करें, कोई प्रेशर ना बनाएं, और क्या संदेश है आपके उसके लिए आप बताएं। जैसा कि विकास जी आपने बताया कि फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो इसमें ये सही बात है। जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, आप इंटरव्यू दे चुके हैं और फाइनल रिजल्ट आता है तो आपका नाम नहीं है, तो आप बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि आप
एज्यूम कर लेते हैं कि हम ऑफिसर हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, अब बन गए हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि आपका नाम नहीं आया, तो आप अंदर से टूट जाता, लगता है कि छोड़ दो किताब, नहीं होगा, ऐसा होता है। मतलब आप ये हो जाते हैं। तो इसे होता है, ये नेचुरली है, ह्यूमन नेचर है। किसी को भी चोट लग जाएगा तो उसको दर्द तो होगा ही, एक तरह से चोट लग जाता है और आप टूट जाते हैं, नहीं करने लगता है कि छोड़ दो किताब अब नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, आप दूसरे एस्पेक्ट को देख लीजिए कि अगर आपका नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ही चूके होंगे। आपने इंटरव्यू दिया, तो बहुत सारे लोग तो पीटी नहीं पास करते हैं भाई, तो इसलिए आप थोड़ा लक्ष्य से थोड़ा सा नीचे हैं, इसलिए आप दुगनी अच्छे से लग जाइए। आप ये देखिए कि भाई मेरा हुआ क्यों नहीं भाई, इस पर आप सोचिए। अब जिसका हुआ तो उसका हुआ क्यों, आखिर उसने क्या लिख दिया कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो आप पाएंगे कि मेरा ये पोर्शन ठीक से नहीं लिख पाए थे और हमको इसमें मेहनत करना है, तो उस पोर्शन को आप ठीक कर लीजिए। आप यह पाएंगे कि हम भटक गए थे रास्ते से, क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ, हम भटक के चले गए कुछ, मतलब एक रास्ता जाना है तो आप सीधा नहीं जाकर के घूम के जा रहे हैं आप, तो उसमें नंबर कम आ गया। अब हमको जो रिटन प्रैक्टिस करना है तो उसमें टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, छोटा नहीं लिखना है। अरे भैया आपको 32 पेज मिलता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 पन्ना मिलता है लिखने के लिए, ठीक है, 8 सवाल देने होते हैं, तो 4 पन्ना मिलता है आपको, इसके मार्क्स भी अधिक हैं, तो आपको उसी हिसाब से जितना आपको मार्क्स दे रहा है तो उस हिसाब से आपको लिखना भी है। इसलिए कि आप 1-2 पन्ना लिख के छोड़ देंगे, जैसे यूपीएससी में होता है, उसमें कम स्पेस होते हैं तो कम उसका नंबर भी कम रहता है, मार्क्स भी कम, तो वो कम में कर लेता है। लेकिन आपको उतना लिखना भी है, बॉडी आपको भरना ही है, कंक्लूजन इफेक्टिव देना ही है, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये जानता, सकारात्मक आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब जो लड़के फेल हो गए उनके मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप निराश ना हो, ऐसा नहीं है कि अभी जर्नी ख़त्म हो गया है, ठीक है, अभी हमारे पास आगे भी है, उसमें लगें, मेहनत करें। और मैं उन गार्जियंस के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखें जी। आपके बच्चे एक अच्छी ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी दिशा की ओर चल रहे हैं, वो सफलता से कुछ ही दूरी पर हैं, उस पर भरोसा रखें, उनको मोटिवेट करें कि नहीं बेटा तुम ये इस तरह से करो काम, ठीक है, और उस पर दबाव ना बनाएं, उनको पढ़ने दें, उनको इनक्रेज करें कि नहीं आप इस तरह से करिए, अगला बार आपका हो जाएगा, निश्चय ही हो जाएगा उनको। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रेंड हो गया है, से 66वीं है, 65वीं का बहुत सारा एग्जाम दे दिए होंगे जी, 66वीं या 67वीं भी आने वाली है, अक्टूबर में आ जाएगी उम्मीद है। तो इस तरह से हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत करके लग जाएँ, उनको भूल जाएँ जो हुआ अब आगे हमको कैसे करना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स सबको। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद जी कि आपने हमारे मंच पे इतना समय दिया, हमारे छात्रों के बीच आपने बहुत सारी बातें शेयर की। तो मुझे उम्मीद है कि छात्र आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। तो धन्यवाद, चलिए, थैंक यू सर।